Good evening all. Welcome to Learners Academy. So in the last session, we completed the most important theorem of chapter number 6. Theorem name is Basic Proportionality Theorem, also known as Thales Theorem. Basic Proportionality Theorem, also known as Thales Theorem. Thales Theorem. Okay. ठीक है. एप्लीकेबल ये किसमें, वो ध्यान रखना चाहिए आपको ना. किसमें एप्लीकेबल होती है? ट्रायंगल में. ठीक है. अक्सर क्या होता है, थ्योरम किस चीज, कौन से फिगर में एप्लीकेबल है, कौन सी जगह एप्लीकेबल है, कोई याद नहीं रहता. वो याद नहीं रहता, इसलिए थ्योरम याद नहीं आती. वो याद आ जाए ना भी कहाँ एप्लीकेबल है, तो थ्योरम याद आ जाएगी. तो कहाँ एप्लीकेबल है? एक ट्राइंगल में, एनी ट्राइंगल में ये एप्लीकेबल है. और किस तरीके से एप्लीकेबल है, सबको आती है. फॉर द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है क्या. और पेयर करने के लिए कहा था मैंने, घर से वो हो गया काम. बोलो इधर से, सभी का हो गया. ऐनम हो गया. इधर से वंश नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? बोलो, एक वैलिड रीजन बताओ इस कारण से नहीं हुआ. मार्क्स कितने आए लास्ट एग्जाम में? अभी चेक नहीं हुई. कितने आ जाएंगे अंदाजन? बता तो सही भाई. इस वाले चैप्टर में तो आप कंप्लीट थे. इस वाले चैप्टर तो आपने पूरा अटेंड किया था कि नहीं किया था? बोलो. अच्छा, खड़े हो जाओ जिन लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आए. जिनको पता है अपने अपने हिसाब से, और जिनको पता हो कि हाँ मेरे अच्छे नहीं आने, वो भी खड़े हो जाओ. अभी हालांकि अपनी अपनी डेफिनेशन हम अपने हिसाब से देख सकते हो. आपके हिसाब से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं. रुद्र, आपके कितने आए? 10/3/4. आपके भी नहीं आएंगे अच्छे? 10 तक आ जाएंगे. बैठ, उसको भी खड़ा होना पड़ेगा तेरी वजह से. तो बताओ, स्टार्ट करते हैं. कृतिका, घर पे कितनी देर पढ़ाई करते हो? पढ़ते तो हो, तो मुझे भी पता है पढ़ते हो आप, बट कितने घंटे पढ़ाई करते हो? क्या कोई टाइम ही नहीं है? टाइम देखते नहीं हो बे? अंदाजा तो एवरेज तो होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा. 2 घंटे. उसमें से मैथ्स कितनी देर करते हो? सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अभी भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी. कुछ भी उससे रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी चीज अटक रही हो, खटक रही हो, नहीं समझ आ रही हो तो पूछ लो. प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. हमको थ्योरम तो एप्लीकेबल अप्लाई करनी आनी ही चाहिए, वो तो मस्ट है, लेकिन इसका प्रूफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. बात करते हैं इसके कन्वर्स की. हाँ बोलो. ऑब्ट्यूज एंगल का क्या बताया था? हाँ हाँ. वो कहाँ पे गिवन था कि ऑब्ट्यूज एंगल है? देखो, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जब हम यहाँ पे डायगोनल बनाएंगे, बना लिया हमने, ठीक है. अब चलो एक चीज सुनो, इसको छोड़ो. आपको मुझे एक चीज बताओ. लेट से ये बेस है. सामने एक पॉइंट रख दूं मैं कहीं पर भी. बोलो कहां रखूं? यहां रखूं. तो इस बेस पर, इस पॉइंट से एक ही तो हाइट बनाई जा सकती है या 2-3 बनाई जा सकती है? एक ही तो बनाई जा सकती है ना. बोलो. इस बेस पर, इस पॉइंट से एक ही तो हाइट बनाई जा सकती है ना. अब सपोज करो मैंने कहा ये है ए. देखना, ए बी सी, इसको पी मान लो, डी ई एफ जी, और उसको मान लो ओ. अब सुनना ध्यान से. अगर मैं आपसे कहूं ना कि सी से लेके जो डी तक जो टुकड़ा है, जो लाइन सेगमेंट है, सी से लेके डी, इसकी हाइट कौन सी होगी, तो आप कहोगे ओपी. यही कहोगे. अगर मैं कह दूं बी से लेके डी तक की हाइट कौन सी होगी, तो भी आप कहोगे ओपी.
ओ पॉइंट से इस बी डी के ऊपर हाइट कौन सी होगी, ये होगी, ओपी होगी। अगर मैं कह दूं टी से लेकर एफ तक बताओ मुझे हाइट, टी एफ मतलब टी एफ की हाइट बताओ, तो भी आप वही कहोगे कि सर ये ओपी से ही परपेंडिकुलर है। और तो और अगर मैं ए से लेके बी तक की हाइट पूछूं ना, पॉइंट ओ से पूछूं, तो भी आप क्या कहोगे, ओपी ही कहोगे। उसको आगे एक्सटेंड करके लेके जाओगे, चेक करोगे। आप इसकी हाइट इसके अंदर तो नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते ना। यानी एक पॉइंट से तो एक ही हाइट बनती है, चाहे से कितना भी इधर एक्सटेंड कर लो, चाहे से कितना भी इधर एक्सटेंड कर लो, राइट। ठीक है, अब आपने आगे ओके बाई कंस्ट्रक्शन वो 90 डिग्री बनाया है या नहीं बनाया है, चेक 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 करो। आपने आगे होके बनाया है 90 डिग्री। मान लो ये ई है और ये एफ है, तो इस ए डी बी पर कितने भी पॉइंट्स ले लूं, हाइट तो सबकी ई एफ ही रहेगी ना। अभी जैसे सबकी हाइट ओपी थी, क्योंकि वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन हो रहा था, तो अभी 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन ईएफ हो रहा है ना, और ईएफ हो रहा है तो ईएफ के अलावा और कोई नहीं होगा। ई पॉइंट से, जैसे ओ पॉइंट से एक ही तो लाइन बनती जो कि 90 डिग्री बनी, ऐसे तो ना 10-20 लाइन बन गई। तो ई पॉइंट से आपने खुद ने ई एफ परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन माना है, अज्यूम किया है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो अब वही रहेगी ना परपेंडिकुलर। चाहे से आप इस टुकड़े पे, इस लाइन सेगमेंट पे, इस टुकड़े को मानो, इस टुकड़े को मानो, इस टुकड़े को मानो, इस टुकड़े को मानो, इस पूरी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जितना भी आगे एक्सटेंड करो, यही सबकी हाइट रहेगी। तो ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दूसरी हाइट कितनी, और जब आपने यहाँ से लेके यहाँ दिया तो भी हाइट, क्योंकि अगर इसकी हाइट अगर आप अलग मान लो, फिर वो तो बेसिकली टूट रहा है कि एक पॉइंट से दो हाइट कैसे बन सकती है। ये ई पॉइंट इस पॉइंट से लेगा ना, जब आप इसको हाइट मान लो फिर अलग साइड है। ठीक है, क्लियर है। उधर अच्छा, अब ऑब्ट्यूज एंगल कैसे है, उस वाले ट्रायंगल में अंदर तो है, वाले ट्रायंगल में अंदर बन रही है, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से भाई उस वाले वो वाले ट्रायंगल एक ट्रायंगल मानेगा आपने, तो ये वाला ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मानना पड़ेगा। क्योंकि ये तो क्लियर है कि एक पॉइंट से मैं इधर आ रहा हूँ, एक पॉइंट से मैं इधर आ रहा हूँ, तो अगर इधर अंदर बनेगी तो उधर बाहर बनेगी, और उधर अंदर बनेगी तो इधर बाहर बनेगी। अब आपने इसको एक मान लिया, इसको ऑब्ट्यूज मानना नहीं पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा ना, बोलो। तो इसीलिए तो हमको इतना सारा डिस्क्रिप्शन नहीं देना कि ऑब्ट्यूज है या क्या, हमको तो बस इतना लिखना है कि ईएफ जो है ना वो परपेंडिकुलर थी एडी के, और एडी को ही तो आगे एक्सटेंड करके डीबी बनाया है, तो डीबी के भी परपेंडिकुलर होगी। और अगर वो डीबी के भी परपेंडिकुलर होगी तो डीबी बेस पर हाइट उसी को माना जाए, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। और कोई क्वेरी और कोई डाउट, नो, ओके। अब इसका कन्वर्स जो है हम लिखेंगे और क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, बट द प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक बार ऐसे ही डिस्क्राइब करूंगा बट इसका प्रूफ ना आया है ना आएगा, ठीक है ना। एक बार आप स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट वो वाला लिखो, और फिर आपको समझाते हैं इसका कन्वर्स एक्चुअली है क्या। और ये आखिरी एग्जाम है जिसमें मैंने क्लीन फिगर होना, पेन से फिगर बनाना, स्केल का इस्तेमाल ना करना, इसके मार्क्स नहीं काटे हैं। बोर्ड में कटेंगे, कटु सत्य है, और अगले एग्जाम से मैं भी काटूंगा। पेन से फिगर बनाओगे मार्क्स कटेंगे। दूसरी बात, पेंसिल से भी आप फ्री हैंड से बना लेते हो, दैट इज रॉन्ग। पेंसिल से भी आप कैसे बनाते हो, फ्री हैंड से। फ्री हैंड से स्ट्रेट लाइन बनती है क्या कभी? आपके पास रूलर्स हैं, सारा सामान है, सामग्री है, तो यू शुड यूज ए रूलर। रूलर से लाइन खींचनी चाहिए, ट्राइंगल जो भी बनाओ। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, उल्टा जल्दी होता है। आप बिना रूलर के धीरे धीरे हाथ बढ़ेगा आपके, रूलर रख के जल्दी बनेगा। और नहीं बनाना आता तो करो प्रैक्टिस अभी से ही। इसके बाद से कोई भी फिगर मुझे क्लीन नहीं दिखाई दिया तो उसके मार्क्स कटेंगे, समझ गए? यहां तक लिख दिया।
लिखिए बच्चों, पहले इजी वे में समझा दें। कन्वर्स का मतलब ऐसे तो उल्टा होता है, पर किस तरीके से ये उल्टापन यहाँ पे अप्लाई होगा वो चेक करो। ठीक है, उदित आप क्लास में बहुत सिंसियर रहते हो, आई एग्री टू दैट, और आप कोशिश भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, पर फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, वो भी एक कटु सत्य है। क्या कारण हो सकता है, सोचो। क्वेश्चंस को बार बार नहीं करके देख रहे, यही एक कारण है। अब मुझे बताओ, बुक के क्वेश्चंस को अगर अपन 3-4 बार कर लें, टेस्ट आने से पहले ही कर लें, टेस्ट आने का क्यों वेट करना है कि कल सर ने टेस्ट अनाउंस किया आज ही करना है सारा। वैसे ही अपन कैजुअली 1-2 बार करके देख, भाई हम वीक है तो मेहनत हमको ही ज्यादा करनी है ना। ऐसे थोड़ा ना कि यार वो चर्चित तो सर एक बार ही करता है, तो चर्चित बेटा शुरू से आया था, वो शुरू से आया था, तो वो ऑब्वियसली आपसे आगे पीछे तो अपन ही है ना, तो मेहनत भी ज्यादा अपने को करनी है। अगर वो एक बार कर रहा है तो अपने को 3 बार करना ही है, इसमें कोई शर्म तो है नहीं। अब मान लो आप बुक के क्वेश्चंस भी 2 से 3 बार कर लो, बुक के, केवल बुक के, तो बताओ अभी 9 नंबर नहीं आते कि 3 क्वेश्चन तो बुक के ही हैं, डेटा चेंज कर दें बस, बुक के ही है ना। हाईवे वाला क्वेश्चन बुक का है, वो वाला हिल और माउंटेन वाला बुक का है, ट्री ब्रेकिंग वाला बुक का है, टाइम वाला बुक का है, वही स्ट्रेट हाईवे वाला। तो 9 नंबर तो कहीं नहीं जाते अगर बुक के क्वेश्चंस भी कर ले हम। ओके, चलिए आइए अब सुनिए ध्यान से, जो हुआ सो हुआ, अब इधर ध्यान दो। लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी। अब ध्यान से सुनिएगा, बीपीटी और उसका कन्वर्स साथ में याद रखो। मतलब बीपीटी में क्या चीज गिवन होती है और क्या चीज प्रूव होती है, कन्वर्स उसके कन्वर्स में क्या चीज गिवन होगी और क्या चीज प्रूव होगी, उल्टा होगा जस्ट, है ना। ऐसे इसमें जो गिवन होगा उसमें टू प्रूव होगा, उसमें जो टू प्रूव है वो उसमें गिवन होगा। सो एक ट्राइंगल है एबीसी, और अगर एक लाइन जो है, अगर एक लाइन जो है एल, वो इसकी किसी भी 2 साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती हुई जाए, लाइक दिस, डी और ई, ठीक है, और वो लाइन अगर बीसी के पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ऐसा तो बीपीटी कहती थी, ऐसा तो बीपीटी कहती थी। दैट मींस बीपीटी को गिवन पॉइंट में चाहिए था, बीपीटी को गिवन पॉइंट में चाहिए था कि ये डीई पैरेलल हो जाए बीसी के, यस और नो, डीई पैरेलल हो जाए बीसी के, या फिर हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइन एल जो है पैरेलल हो जाए बीसी के। डन, समझ आया। तो बीपीटी को अप्लाई करने के लिए, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में बीपीटी को यूज करने के लिए आपको उस क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, एक ऐसी लाइन गिवन होनी चाहिए जो ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल जाती हो और बाकी 2 साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती हुई जाती है। ये चीज हमको होगी गिवन, तभी अपन बीपीटी यूज कर पाएंगे। ये सपोज करो पाइथागोरस थ्योरम है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा तो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कुछ कॉन्सेप्ट लगाओगे ना। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखा, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो क्या। तो हर एक थ्योरम की एक रिक्वायरमेंट है कि ये काम होगा तब वो थ्योरम एप्लीकेबल है वहां पे। तो बीपीटी की एप्लीकेबिलिटी क्या है कि एक ऐसी लाइन मिलनी चाहिए आपको जो ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये इसकी क्या है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आपको ये डीई पैरेलल बीसी मिल गया तो इसका रिजल्ट ये होगा कि इनको ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय बीसी। आई कैन से ये रिजल्ट है इसका, ये क्या है इसका, ये बीपीटी का रिजल्ट है, ठीक है। बीपीटी कहती है तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगी, ठीक है, तुम मुझे कैसे भी करके पैरेलल वाली पॉइंट गिवन में दो, या सिद्ध करके बताओ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, मैं रिजल्ट में तुमको ये रेशियो दूंगी, ऐसा बीपीटी कहती है, समझ गए। अब चलते हैं कन्वर्स के पास। तो कन्वर्स क्या करता है, इसका जस्ट उल्टा, कन्वर्स क्या करता है, इसका जस्ट उल्टा। कन्वर्स क्या कहता है, देखना, कन्वर्स कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में, अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन 2 साइड्स को कुछ इस तरीके से डिवाइड करती हुई जा रही है कि वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती हुई जा रही है, अगर कोई लाइन एक ट्रायंगल की 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हुई जा रही है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल बनेगी। जस्ट उल्टा हो गया, समझ गए क्या,
उसमें पैरेलल वाली बात तो गिवन चाहिए थी और रिजल्ट क्या था, रेशियो। इसमें गिवन है रेशियो, इसमें गिवन क्या है, रेशियो। अब पढ़ो उसको, स्टेटमेंट को पढ़ो साथ के साथ। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर एक लाइन किसी एक ट्राइंगल के दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, आगे पढ़ें, डिवाइडिंग दैम इन द सेम रेशियो, उन दोनों साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड भी कर रही है, तो हो ना हो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल बनेगी। क्या, कोई से भी एनी टू साइड्स के को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, बची हुई तीसरी साइड के वो पैरेलल बनेगी। अभी इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो इसके पैरेलल बनेगी। मान लो इन दोनों साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो इस वाली साइड के पैरेलल बनेगी। मान लो इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है यूं, तो इस वाली साइड के वो पैरेलल, थर्ड साइड के वो पैरेलल बनेगी। the line is parallel to the third side of the triangle। तो देखा जाए तो जस्ट उसका उल्टा, समझ गए? यानी किसी क्वेश्चन में हमको पैरेलल वाला पॉइंट गिवन होगा तो घंटी बजेगी यार, बीपीटी लगेगी, और बीपीटी लग के मिलेगा क्या, रेशियो, समझ गए? और किसी क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा तो घंटी बजनी चाहिए माइंड में, क्या, कन्वर्स लगेगा, क्या लगेगा, और फलस्वरूप क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, वो लाइन का तीसरी साइड का पैरेलल होना, ये हमको रिजल्ट के रूप में मिलेगा। उसी लाइन का, जो लाइन उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, उसी लाइन का तीसरी साइड के पैरेलल होना हमको मिलेगा। समझ आया क्या, क्लियर है? अब आप कह रहे थे इसी दोनों को क्यों ले रहे हो, चलो दूसरी को लेके देख लेते हैं। जैसे सपोज करो ये ट्राइंगल है, अब ये वही एबीसी, लेट्स से अब की बार लाइन यहां से गुजर रही है, इन दोनों साइड्स को काटती हुई गुजर रही है, इधर और इधर, ठीक है, पी क्यू ले लो, चलो पी क्यू, ठीक है। अब अगर आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर आपको ऑलरेडी गिवन है कि सीपी बाय पीए इक्वल टू सी क्यू बाय क्यू बी, क्या गिवन है? अगर आपको ऑलरेडी गिवन है, गिवन नहीं है या तो गिवन हो डायरेक्टली या फिर आपने इनडायरेक्टली ये रेशियो बना लिया। कई बार हमको गिवन पॉइंट से रेशियो बनाना भी पड़ेगा, या तो डायरेक्टली रेशियो गिवन हो या कुछ और बातें गिवन हो जिससे वो रेशियो बन जाए। क्या रेशियो बन जाए? सीपी बाय पीए, सीपी बाय पीए इक्वल टू सी क्यू बाय क्यू बी। ये अगर हमको गिवन है तो यूजिंग कन्वर्स यू कैन प्रूव दैट, व्हाट यू कैन प्रूव, कि ये जो लाइन है पी क्यू इस थर्ड साइड के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू पी। बड़ी सी छोटी सी सरल सी भाषा में कह रहा हूं कि अगर पैरेलल वाली चीज गिवन हो और रेशियो रिजल्ट निकालना हो तो पीपीटी, अगर रेशियो गिवन हो और पैरेलल वाली बात को आपको रिजल्ट के रूप में प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो, निकालना हो, वेरीफाई करना हो, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है, तो कन्वर्स ऑफ पीपीटी, सीपीटी नहीं पीपीटी, क्या, अच्छा सीबीपीटी, कन्वर्स ऑफ पीपीटी, सीबीपीटी, ठीक है, समझ गए क्या, क्लियर है क्या? दैट इज इट। अब देखो इसका जो प्रूफ है बड़ा ही बकवास है, वो जो अपन ने किया था ना, रूट टू प्रूव करो रूट टू को इरेशनल है, बस उसी फॉर्म में है, पर वो तो इंपॉर्टेंट था, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार रीड आउट जरूर करेंगे हम, है ना, हमारी पर्सनल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ो दिस थ्योरम, पढ़ो एक बार, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय, देखो हमने क्या करा, डीई ले ली एक लाइन, और हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि एडी बाय डीबी इक्वल टू, हाँ ठीक है, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी, ये देखो ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है ना। अब आपको प्रूव क्या करना है कि डीई पैरेलल बीसी, देखो कैसे प्रूव करता है वो क्या कहता है कि एक बार के लिए मान लो कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है और कोई दूसरी लाइन है डीई डैश, वो बीसी के पैरेलल है। इफ डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, ड्रॉ ए लाइन डीई डैश पैरेलल टू बीसी। तो हमने क्या मान लिया, देखो लिखी लिखाई बात पे कम समझ आएगा ना, बिल्कुल क्लीन कर देता हूं, अब सुनना ध्यान से सुनना रुद्र। दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है ना, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, है ना, और ये है डीई, ये है डीई। हमको गिवन क्या है, रेशियो, गिवन क्या है हमको, रेशियो। क्या रेशियो गिवन होगा बताओ, आप खुद बताओ क्या रेशियो गिवन होगा, एडी बाय डीई,
आप क्वेश्चन का भी वेट ना करें, आप फिगर देके पहचान ले कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा तो वो यही रेशियो देगा, एडी बाई डीबी इक्वल टू, ये रेशियो तो हमको गिवन होगा, ये रेशियो तो हमको गिवन होगा। ओके, और प्रूव क्या करना है अपने को, बोलना DE पैरेलल टू BC। यस, वेरी गुड, DE इज पैरेलल टू BC। ओके फाइन। अब देखो प्रूफ सेक्शन में कैसे मजाक करेगा, ये मजाक वाली बातें करेगा। ये क्या कहेगा, लेट अस अज्यूम कि कोई एक तीसरी लाइन है DE डैश, वो BC के पैरेलल है। अब देखो हमको तो पता है नहीं ये पैरेलल है, तो अब इसके ऊपर तो अज्यूम कर क्या, देखो हम दिखने से नहीं कह सकते कि दिख नहीं रहा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है, अदालत सबूत मांगती है, हमको दिख रहा है कि ये मुजरिम है, लेकिन इसके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई गवाह, कोई सबूत नहीं है, तब तक वो बेकसूर है। समझ गए ना? तो ऐसा नहीं कि सर ये दिख कहाँ रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा BC से पैरेलल। डॉक्यूमेंट में प्रूफ में कहाँ है हमारे पास? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। कभी अपन ने कोई थ्योरम ऐसे लिखी, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, हेंस प्रूव्ड। ओके चलो, लेट अस अज्यूम, सुनना ध्यान से, एक बार पढ़ तो लो, पूरी बात तो सुनो। DE डैश पैरेलल टू BC, ये मान लिया उसने, DE पैरेलल BC नहीं है, प्रूफ तो DE पैरेलल BC करना है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे रूट 2 को रैशनल मान लिया था जबरदस्ती, वैसे हमने मान लिया चल DE नहीं है तो कोई तो लाइन होगी, हर लाइन के कोई तो लाइन पैरेलल होती है, हर लाइन के कोई भी लाइन बनाओ आप, स्पेस में बनाओ या 2D प्लेन पे बनाओ, 3D स्पेस में बनाओ या 2D, उसके पैरेलल कोई तो लाइन होती है कि नहीं होती है? चल भाई DE नहीं है तो चल DE डैश होती होगी, कर दी पैरेलल, इसको मान लिया अपन ने, मान लिया। अब एक चीज याद रखना, जब अपन कोई भी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो उस थ्योरम के अलावा बची हुई दुनिया की सारी थ्योरम्स ऑलरेडी प्रूव्ड मानी जाती है। उस थ्योरम के अलावा जो हम कर रहे हैं उसको भूल जाओ, उसके अलावा बाकी सब प्रूव्ड है। तो अभी अपन कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव कर रहे हैं ना, तो बीपीटी तो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, तो ये पैरेलल वाली बात मिल गई हमको, इससे बीपीटी लगा सकते हो, इस वाली पॉइंट से बीपीटी लगा सकते हो, बीपीटी तो प्रूव्ड है ना इस बात के लिए। चलो, तो यूजिंग बीपीटी व्हाट कैन वी से, यूजिंग बीपीटी व्हाट कैन वी से, AD बाय DB इक्वल टू, बोलो, वेरी गुड वेरी गुड। DE को नहीं देखना, DE डैश के हिसाब से बीपीटी लगानी है, DE डैश के साथ। तो क्या लिखोगे, AD बाय DB इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C। अब जो ये ऊपर गिवन पॉइंट है इसको ले लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, और जो अभी रिजल्ट आया बीपीटी का उसको ले लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब जब मैंने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया तो LHS में एक फ्रैक्शन है, LHS में एक फ्रैक्शन है जो हूबहू सेम है, AD बाई DB। RHS में भी एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, ईज नहीं, RHS का फ्रैक्शन अलग है। चलो कोई बात नहीं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 आई कैन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इसका RHS पार्ट इसके RHS पार्ट से इक्वेट किया जा सकता है, कर दें? तो इसका RHS पार्ट क्या है, AE बाय इक्वल टू, उसका RHS पार्ट क्या है, AE डैश बाय। अब इस रेशियो को ध्यान से देखने में ऐसा लगता है कि देखो A सेम, C सेम, तो जहां E आ रहा है वहां क्या आ रहा है, जहां E आ रहा है वहां क्या आ रहा है। तो इस रेशियो से हम कह सकते हैं पॉइंट E डैश कोइंसाइड्स विद पॉइंट E। कोइंसाइड का मतलब होता है कि ये दोनों वाकई में अलग अलग पॉइंट ना होके एक ही पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये रेशियो इस बात को प्रूव कर रहा है, AE बाय EC का रेशियो AE डैश बाय E डैश C के रेशियो से तब ही बराबर हो सकता है जब पॉइंट E और E डैश एक ही पॉइंट, इसके अलावा और कुछ आ रहा है। समझ गए? तो क्या लिखूंगा, पॉइंट E कोइंसाइड्स, कोइंसाइड का मतलब होता है मर्ज होके एक ही पॉइंट बनना, ठीक है ना, कोइंसाइड्स विद द पॉइंट E, विद द पॉइंट E। तो अगर E डैश E ही है, अगर E डैश पॉइंट E ही है, तो आपने अज्यूम क्या किया था, DE डैश पैरेलल टू BC, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, DE पैरेलल टू BC, क्योंकि E और E डैश तो एक ही है ना। समझ गए? बेकार सा प्रूफ था, बोरिंग सा, बकवास सा। मतलब ये प्रूफ करने के बाद बच्चा कहता है, मतलब मन में कहता है मारो मुझे मारो, ये क्या था, ये क्या था, ये क्यों था, है ना। ये इक्वेशन 1 का LHS पार्ट क्या है,
इसका क्या है, LHS मैच हुआ तो RHS मैच होगा, कर दिया मैंने RHS मैच। अब इन दोनों को देखो, अब उनको भूल जाओ, इन दोनों को देखो। AE बाय EC का रेशियो AE डैश बाय E डैश के C से रेशियो से सेम तभी होगा जब E और E डैश एक ही पॉइंट हो, क्योंकि एक ही ट्राइंगल में है और बाकी दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम है A और C। एक ही ट्राइंगल में A से मैच कर रहा है, C से मैच कर रहा है, तो E का E डैश से कोइंसाइड होना कंपलसरी है इस बात को सच बताने के लिए। हमने अलग अलग माने, हमने उनको अलग अलग, जैसे √2 को हमने रैशनल माना था, लेकिन चलते चलते एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उसका रैशनल होना हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा था। तो हमने क्या कहा कि √2 को हमने गलती से रैशनल माना है, वो तो वाकई में क्या है, इररेशनल। तो हमने ऑन द कॉन्ट्रेरी E डैश को अलग पॉइंट माना और E को अलग पॉइंट माना, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखते सामने ही आया कि तुझसे, यानी हमने अलग माना था बट वो हो नहीं सकता अलग। अगर वो अलग अलग हो तो ये दोनों रेशियो सेम कैसे आ सकते, इक्वल कैसे आ सकते, समझ गए? अभी मैं E डैश की जगह E रखूं, यहाँ पे E डैश की जगह E रखूं तो सेम आएगा, E बाय EC। समझ गए क्या? क्लियर है? ठीक है, एक बार रीड आउट कर लो उसकी लाइन। क्या नहीं, वो नहीं है इसमें, बस इसमें ये आएगा कि कोइंसाइड्स विद E देखो हमने DE डैश को जैसे ही माना ना पैरेलल, तो ये PPT से निकल के आया, ठीक है ना। अब ये जब भी Y लिखे ना आगे तो समझ जाना ये ऐसे कहना चाह रहा है कि इतना तो तेरे को आता है, PPT से लगाया, ये ताना मार रहा है इतना तो आता ही होगा तेरे को, इसलिए वो बता नहीं रहा है, ठीक है ना। ओके, अब देखो उसका गिवन पॉइंट ये था, हमारा प्रूव्ड पॉइंट ये है, ठीक है। उसका गिवन पॉइंट ये था, हमने जो प्रूव किया वो ये है। तो इन दोनों के बाद देखो उसकी लैंग्वेज, देखो therefore AE by EC equal to A dash E divided by E dash C। फिर क्या किया इसने, एडिंग 1 to both sides of the above you can see E and E। 1 को ऐड करके देखो, आप पाओगे कि E और E डैश तो सेम है। हम तो वैसे ही पा रहे हैं, E की सीट में E डैश आ रहा है, E की सीट में E डैश आ रहा है। चलो 1 को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिफाई होगा, करके देखो। दोनों की साइड 1 ऐड करो, यहाँ पे भी +1, मतलब देखो AE बाय EC है ना हमारे पास, AE बाय EC +1 करो, और RHS में क्या था, AE डैश बाय E डैश C, इसमें भी +1 करो। करें? हाँ, ये बात सही है कि +1 करेंगे ना तो ज्यादा क्लेरिफाई होकर पता चलेगा कि ये दोनों पॉइंट सेम है। अभी भी पता चल रहा है, उससे और ज्यादा क्लेरिफाई होकर पता चलेगा। सो एलसीएम ले लूं मैं, इधर क्या एलसीएम आएगा, EC, इधर क्या एलसीएम आएगा, EC। तो ये क्या हो जाएगा, AE प्लस EC बन गया, इधर आओ, AE डैश प्लस E डैश C +1 क्या होगा, डिवाइडेड बाय E डैश। यहां तक क्लियर? अब आप उस फिगर में अगर आपने नोटिस किया हो तो आप चेक करके देखो, AE और EC मिलके AC बन रहे हैं, यस और नो? A यहाँ था, E डैश यहाँ था, E यहाँ था और C यहाँ था, यही था, ऐसे ही था क्या, ऐसे ही था। अब AE प्लस EC जोड़ दूं तो AC, और उधर RHS में देखो AE डैश और E डैश जोड़ो वो भी AC है ना, AE डैश और E डैश जोड़ो तो भी AC, इधर भी AC इधर भी AC, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ वही तो करेंगे, EC सॉरी इधर अलग है डिवीजन, इधर अलग है, तो EC और इधर E डैश C, ठीक है। तो AC से AC अब तो कट जाएगा, तो क्या बचा, EC इक्वल टू E डैश। अब आप ध्यान से देखो EC और E डैश C बराबर है, मतलब कि A से लेकर E से लेकर के C तक की लंबाई और E डैश से लेकर C तक की लंबाई बराबर है। ये कब होगा, जब E और E डैश एक ही पॉइंट हो, समझे क्या? E से लेकर C तक की लंबाई और E डैश से C तक की लंबाई बराबर हो सकती है जब E डैश और E एक ही पॉइंट हो, उसके अलावा कुछ आ रहा है। तो इतना करके फिर आप लिख दो कि सो पॉइंट C डैश सॉरी E डैश coincides with point, डन। अभी तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। कितनी बार पूछेगा एक ही बात, तू कर लेना, क्या पता आ जाए मेरे ऊपर केस कर दे तुम।
अभी तक तो नहीं आया, ठीक है ना। और हाँ, और दूसरी चीज, आप इसके हुलिये को देख के समझ जाया करो। देखो इसका हुलिया तो देखो किस हिसाब से इसने प्रूव किया है, ये कहीं से भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। आधी से ज्यादा बातें बताई नहीं, आधी से ज्यादा बातें तो वो अज्यूम्ड मान रहा है कि जानते हो, तुम जानते हो, नहीं लिख सकते। एनसीईआरटी तुमको समझा रही है, एनसीईआरटी तुमको समझा रही है, मतलब एनसी क्या, देखो एनसीईआरटी आपको समझा रही है, आपको टास्क, मतलब आपने एनसीईआरटी को टास्क नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने आपको एक टास्क दिया है, वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। हमने एनसीईआरटी को टास्क नहीं दिया है, समझे ना, डिफरेंस है दोनों चीजों में। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे हमारे बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी खत्म होता है पूरी तरीके से। सो इसके बाद हमको एक्सरसाइज, अब बचती हमारी ट्राइंगल्स की, एरियाज है नहीं आपके, अब बस आपका एक ही टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, वो है 4 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। एरिया है नहीं ना कोर्स में, हाँ 4 क्राइटेरिया होंगे, ए एस एस ए एस और एस एस एस, ये 4 क्राइटेरिया अपन सीखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वैसे तो नहीं आएंगे, हम कर लेंगे रिपीट, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के भी हम रिवाइज कर लेंगे जो लास्ट ईयर पढ़े थे, ठीक है। लेकिन ये सब कब करेंगे, आफ्टर द एक्सरसाइज। तो हमारा कल का शेड्यूल क्या होगा, एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 से पहले कौन कौन से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 2, ज्यादा नहीं है 3, बस 3 एग्जाम्पल आपकी ड्यूटी है कवर करना, और कोई डाउट हो तो पूछना। मैं नहीं कह रहा हूं कल ही पूछ लो, कल एक कवर कर लो, अगले दिन एक कवर कर लो। अभी 10 क्वेश्चंस में कम से कम 3 दिन तो लगेंगे, मिनिमम 3 डेज तो हमको लगेंगे, 3-4 क्वेश्चन भी रोज के निपटाएंगे तो, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़े से लेंदी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।